अगर हम इंडियन थाली की बात करें तो इंडियन थाली में ऐसी क्या मेजर चीजें हैं जो हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जा रही है? नाश्ते में रोटी, चपाती, ब्रेड, चावल, खिचड़ी, दलिया नहीं खाई है नाश्ते और डिनर में। जो डाइट रेकमेंडेड है ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए, उसको हम कहते हैं डैश डाइट, DASH, डाइटरी ऑल्टरेशंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसके अंदर क्या सॉल्ट खाना बंद कर दे तो क्या हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा? नॉर्मल नमक जो है हमें 1.5 ग्राम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1.5 ग्राम? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 4-4, 5-5 ग्राम नमक रोज खा जाते हैं। बीपी के पेशेंट्स होते हैं, मेजर डे टू डे लाइफ में वो ये ऐसी कौन सी 3 बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी जान तक का रिस्क आ सकता है? लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं रखा। दूसरा, आपने अपने आप का अपना ब्लड प्रेशर बार बार चेक नहीं कराया। ओके। और तीसरा, आप तो डॉक्टर बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो क्या लाइफ टाइम चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी को एस्टेब्लिश्ड ब्लड प्रेशर हो गया है तो वो दवाई यंगर जनरेशन के लिए क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ रही है? ओवरवेट इज वन रिस्क फैक्टर, हाई सॉल्ट इंटेक इज वन रिस्क फैक्टर, देन स्ट्रेस इज अनदर रिस्क फैक्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे आसान तरीका है जिससे मुक्ति पा सकते हैं, वो है आइडियल तरीके से ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है? जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसको 2-3 मरतबा चेक करें और 3 दफ़ा चेक करने के बाद उसका एवरेज निकालें हम। पेशेंट को जब भी हम बीपी चेक कर रहे हैं तो ही शुड बी रिलैक्स्ड, सिटिंग ऑन द चेयर, his hand should be comfortable and the cuff should be tied properly on the arm और उसका कफ साइज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और कोई स्मोकिंग या चाय कॉफी वगैरह पहले कम से कम 15 मिनट पहले नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का 130/90 है तो क्या वो रिस्क पर है या नॉर्मल है ये? बिल्कुल रिस्क के ऊपर है। अच्छा। उसको इलाज करना पड़ेगा, हर हालत में इलाज करना पड़ेगा और इमीडिएटली उसको अपना। तो जब बीपी लो या हाई होता है तो बहुत सारी चीज़ें होम रेमेडी सजेस्ट की जाती हैं कि आप कॉफ़ी पी लो, नींबू पानी पी लो, तो एक्चुअल में इफेक्टिव होती हैं ये सारी चीज़ें? लो ब्लड प्रेशर हो, बड़ी गलत धारणा है कि कॉफ़ी पिला दो तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ओके। अगर आपके मरीज को लो ब्लड प्रेशर है और वाकई में लो ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए बेस्ट। नोज ब्लीड भी होती है ब्लड प्रेशर की वजह से? हाँ जी, नाक की ब्लड वेसल्स है बड़ी सेंसिटिव। अच्छा। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नाक की ब्लड वेसल फट जाती है और आपके हाथों में ब्लड आ जाता है। तो उसको देख के आप इमीडिएटली यू ट्राई टू गेट मेडिकल हेल्प। अगर सपोज करो एपिस्टेक्सिस नहीं होती, नोज ब्लीड नहीं होती, तो दिमाग की नस फट जाएगी। दिमाग की नस फट जाएगी, वो तो जानलेवा भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो पहले 40s 30s की एज में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो टीन्स हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या है इसके पीछे के रीजंस? क्या हमारी लाइफस्टाइल का इसमें कुछ रोल है? कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई या लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर में इम्बैलेंस आ जाता है, जो आगे जाकर हमें किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन में भी डाल सकता है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया है। हमने बात की है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किन कारणों की वजह से इम्बैलेंस देखने को मिलता है, हमारी लाइफस्टाइल का क्या रोल है, डाइट का कितना रोल है, तो ये सारी चीज़ें कवर की हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डायरेक्टर एट द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट। डॉक्टर संजीव, एनबीटी लाइव के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की। तो अगर आप देखेंगे मेजरली पहले जो प्रॉब्लम थी वो 30s के बाद या अर्ली 40s में शुरू होती थी, लेकिन अब यंगर जनरेशन जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों यंगस्टर्स जो हैं उनमें भी बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? वर्षा, जो हाई ब्लड प्रेशर है ये 2 टाइप्स में होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका कि कोई रीज़न नहीं होता, दिस रन्स इन फैमिलीज। और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके अंदर
कि कुछ रीज़न होता है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मरीज़ों के अंदर, या गुर्दों की तकलीफ़ हो गई, रीनल Okay. फेलियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जल्दी यंग एज के अंदर भी आ सकता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन हम पहले सोचते थे कि 30s में या 40s में होता है, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये वी सी देम इन अर्ली टीन्स। इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा लड़का जो कि 16 साल का था, तो आई स्टार्टेड ट्रीटमेंट ऑन हिम व्हेन ही वाज जस्ट 16 years and it was essential hypertension. There was no secondary cause for that. So this is the reason that we should catch them young. We should catch them as early as possible. ब्लड प्रेशर तो पहले भी जल्दी होता था, लेकिन हम चेक नहीं करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए। स्कूल के अंदर भी बच्चों का ब्लड प्रेशर हमें चेक करना चाहिए, जब कॉलेज में एंट्री हो तब चेक करना चाहिए, और व्हेन ही इज joining any new employment then his blood pressure should be checked. ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने बहुत एम्फेसिस किया है कि जो ब्लड प्रेशर है वो चेक होना चाहिए। आई थिंक बहुत से लोग ना चेक करते टाइम गलती कर देते हैं। मेजर क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि आइडल तरीके से ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि हम सब लोगों को याद होगा कि हम पहले वो एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके अंदर मरकरी चलता था, तो मरकरी तो बैन हो गया है, तो अब वो हमारे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। तो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो पड़ा 5-6 महीने के अंदर उसकी रीडिंग जो है वो गलत आने लग जाती है। तो उसको चेक करते रहना चाहिए कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारा कैलिब्रेटेड है या नहीं है। जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसको 2-3 मरतबा चेक करें, और 3 दफ़ा चेक करने के बाद उसका एवरेज निकालें हम। पेशेंट को जब भी हम बीपी चेक कर रहे हैं तो ही शुड बी रिलैक्स्ड सिटिंग ऑन द चेयर, हिज हैंड शुड बी कंफर्टेबल एंड द कफ शुड बी टाइड प्रॉपरली ऑन द आर्म, और उसका कफ साइज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और कोई स्मोकिंग या चाय कॉफ़ी वगैरह पहले कम से कम 15 मिनट पहले नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं खाना है, खाने के परहेज नहीं, कि उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉफ़ी, कोई भी स्टिमुलेंट लाइक कॉफ़ी, चाय या कैफीन या स्मोकिंग, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ब्लड प्रेशर को आप सही तरीके से चेक कर सकते हैं। आपने ना पहले हाइपरटेंशन की बात की थी कि 2 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं। अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर मतलब लो ज़्यादा होता है या हाई ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर जो है इट्स अ वेरी रेयर प्रॉब्लम, किसी बीमारी की वजह से। हम बड़ा कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट आ जाते हैं, जी मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वीकनेस हो रही है, पर ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, एक्सेप्ट कि कुछ 2-3 बीमारियां होती हैं कि अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, या अगर हीमोग्लोबिन कम है, तब भी ब्लड प्रेशर आपका लो होगा। और अधिकतर उसके अंदर क्या होता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे होता है, तो उसको लोग कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, पर उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर तो एक एक्यूट इमरजेंसी स्टेट होती है जब किसी का ब्लड लॉस वगैरह हो जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। लेकिन मेन जो कहानी है वो हाई ब्लड प्रेशर की है, और हमें हाई ब्लड प्रेशर को ही पकड़ना है, उसी को ठीक करना है, और देखना है कि वो हमारे पॉपुलेशन के अंदर हम हाई ब्लड प्रेशर से प्रेरित ना हो। ओके डॉक्टर, जब आपने पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी तो आपने कुछ कॉजेज बताए, टाइप्स बताए थे कि हाई ब्लड प्रेशर में कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम मेजर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यंगर जनरेशन के लिए क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल, मेन तो लाइफस्टाइल है कि अब लाइफस्टाइल के अंदर हमारा खाना पीना, वी आर मोर इनटू दिस फास्ट फूड्स, हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक, स्पेशली इंडियंस के अंदर हमारे खाने के अंदर सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल नमक जो है हमें 1.5 ग्राम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1.5 ग्राम? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 4-4, 5-5 ग्राम नमक रोज खा जाते हैं। उसके बाद फिर सारा खाना फ्राइड खाना, और उससे हमारा वजन बढ़ गया। सो ओवरवेट इज वन रिस्क फैक्टर, ठीक है। हाई सॉल्ट इंटेक इज वन रिस्क फैक्टर, देन स्ट्रेस इज अनदर रिस्क फैक्टर,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे आसान तरीका है जिससे मुक्ति पा सकते हैं वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। सो यू शुड टेक केयर कि यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ओके, सो डॉक्टर आपने ना सॉल्ट के बारे में बात की कि आजकल हमारी डाइट में सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर हम सॉल्ट खाना बंद कर दें तो क्या हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम इंडियंस नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं हाँ जी। इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, और क्योंकि यहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी थी नमक की। उसके बाद अगर हम नमक कम खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम होंगे। ओके। तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न पॉपुलेशन को देखते हुए, इसलिए क्योंकि हम नमक ज़्यादा खाते हैं। ट्रू। लेकिन एक तो पहले बात हुआ कि होगा ही नहीं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप नमक सॉल्ट इंटेक कम करो। और सॉल्ट इंटेक कम करेंगे तो कम से कम 5 से लेके 10 मिलीमीटर मरकरी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा बिना दवाइयों के। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दवाइयाँ तो हमने देनी है, लेकिन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो भी हमने सारा इन मरीजों को एडवाइस करनी है। ओके, सो जैसे अभी हम खाने की बात करें डॉक्टर, तो आजकल ना मार्केट में बहुत हेल्दी स्नैक्स करके चीज़ें बेची जा रही हैं, जैसे कि हेल्दी बिस्किट्स हो गए, हेल्दी स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए। तो एक्चुअल में जो ये चीज़ें हैं पैकेट में आ रही हैं, तो एक्चुअल में हेल्दी हैं या नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? अब है तो मार्केटिंग गिमिक ही, अच्छा। क्योंकि हेल्दी के अंदर कोई भी प्रिजर्व्ड फूड जो होगा उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ट्रू। तो बिना नमक के वो प्रिजर्व हो ही नहीं सकता। तो ब्लड प्रेशर के लिए हेल्दी फूड अच्छे नहीं है। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हम डीप फ्राइड पकोड़े खा गए या सैंडविचेस खा गए, उसके बदले जो ये वाले जो हेल्दी फूड्स हैं, इनकी कुकिंग ऑयल फ्री मीडियम में होती है। ओके। तो दे आर हेल्दी एज फार एज कैलोरिक कंटेंट इज कंसर्न्ड, पर सॉल्ट इंटेक इज डेफिनेटली मोर। ब्लड प्रेशर के लिए उनका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, तो घर में जो हम पकौड़े तल के खाते हैं वो भी अनसेफ है हमारे लिए? वो तो है ही है, वो तो है ही है। ओके। पर छोड़ता कौन है? कोई नहीं छोड़ेगा। ट्रू दैट। सो डॉक्टर, जैसे हम खाने की बहुत बात करें कि खाने का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफस्टाइल में, और हमारी जितनी भी बीमारियां बॉडी में होती है, कहीं ना कहीं डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का इंटेक भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो शुगर का भी हमारे बीपी से कुछ कनेक्शन है? हाँ जी, अगर डायबिटीज़ होती है तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। डायबिटिक मरीजों के अंदर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। सो जैसे अभी आपने बताया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन थाली की बात करें तो इंडियन थाली में ऐसी क्या मेजर चीज़ें हैं जो हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जा रही हैं? जैसे आपने बताया कि हमारा जो इंडियन खाना है उसमें फ्राइड कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली मैं देखता हूँ कि ये यूपी साइड के अंदर तो बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, पूरियाँ, जो सारा खाना हमारा घी के साथ उसको फ्राई करा जाता है, हलवा हुआ, ये सारी चीज़ें जो फैट कंटेंट हमारे डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हमें कम करना चाहिए। उसके बाद हमारे इंडियन थाली के अंदर प्रोटीन कंपोनेंट बहुत कम होता है, और स्पेशली गरीब लोगों के अंदर तो प्रोटीन कंपोनेंट बहुत कम होता है। हम क्या खा रहे हैं? लोग सिर्फ चावल खा रहे हैं। चावल इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट। रोटी खा रहे हैं तो इट इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट। पर हमें उसके अंदर दाल की मात्रा, पनीर की मात्रा, ऐसी चीज़ों की, हम सब लोग मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस, तो उसके अंदर नॉन वेज होता नहीं है, तो प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। ये प्रॉब्लम है हमारी इंडियन थाली की। तो प्रोटीन के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए, अच्छे हेल्दी सोर्सेज? मैं अपने सारे मरीज़ों को ये कहता हूँ कि नाश्ते में रोटी, चपाती, ब्रेड, चावल, खिचड़ी, दलिया नहीं खाइए नाश्ते और डिनर में। और क्या खाना है? पनीर सेक के खाइएगा। ठीक है। 2 कटोरी दाल खा लीजिए। राजमा उबालिएगा, उसके अंदर प्याज टमाटर डाल के उसकी चाट खा लीजिए। सफ़ेद चने ले लीजिएगा
उसके बाद ओट्स आते हैं, अंकुरित चने आते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, और ये सब वेजिटेरियन है। बाकी नॉन वेजिटेरियन के अंदर यू कैन टेक एग वाइट्स, यू कैन टेक बॉइल्ड चिकन और फिश ऑल्सो। ओके, सो ये सारी सारे चीजें रेडिली अवेलेबल सोर्सेज हैं प्रोटीन के। आपने बहुत, आई थिंक जितने भी लोग हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं उनको अब पता चल गया है कि मेजर क्या क्या प्रोटीन के सोर्सेज हैं जहां से उनको एक अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो डॉक्टर, आजकल ना लोग, अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो लोग अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करते हैं। कोई कीटो डाइट फॉलो करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की डाइट्स है, वीगन डाइट हो गया, ये एक्चुअल में क्या बीपी पेशेंट्स पे अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं? तो मैं एक एक करके सारी डाइट्स के बारे में बताता हूँ। जी। सबसे पहले तो जो डाइट रेकमेंडेड है ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए, उसको हम कहते हैं डैश डाइट, DASH, डाइटरी ऑल्टरेशंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसके अंदर क्या है, हमारी खूब सारे फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, जो पूरी दालें, छिलके वाली दालें हैं, चावल भी बिना अनपॉलिश चावल हैं, और उसके अंदर फ्राइड चीज़ें, अनसेचुरेटेड फैट्स होंगे, सेचुरेटेड फैट्स नहीं होंगे, लॉट ऑफ फ्रूट्स आर देयर। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसके अंदर बिना क्रीम के मिल्क होगा, टोन मिल्क होगा। ये है डैश डाइट। इसके साथ अगर आप करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा। सॉल्ट इंटेक कम है इसके अंदर। फिर दूसरी डाइट होती थी मेडिटेरियन डाइट, जो सब लोग को मालूम है, जो हमारे वो करते हैं। अब आपने बात करा मेरे से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी तरीका है वज़न कम करने का, और हमारे हिंदू पद्धति के अंदर ऐसे ही सिखाया जाता था कि शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। तो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना, वो क्या था, उन्होंने आपको एक तरीका बता दिया जिसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया, कि जिससे कि आप खाना को फॉलो कर रहे थे। तो आपको अपने पेट को, लिवर को 15 से 16 घंटे के लिए रेस्ट देना है। और इसके बाद फिर आपने वेगन डाइट, तो सबको मालूम ही है कि वेजिटेरियन डाइट है। और आपने क्या पूछा था, कौन सी डाइट? कीटो डाइट। कीटो डाइट जो डाइट है, इट इज़ बेसिकली अ डाइट विच इज़ लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज़ फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। तो कीटो डाइट हम रेकमेंड नहीं करते डायबिटिक पेशेंट्स को। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं उनको हम रेकमेंड नहीं करते। ओके, सो बीपी वाले पेशेंट्स ले सकते हैं? बीपी वाले पेशेंट डेफिनेटली ले सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, और उससे उनका कम से कम 5 से लेकर 6 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर उससे कम हो। ओके, सो डॉक्टर, ये तो हमने डाइट के बारे में समझी आपसे चीज़ें। तो जो ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं, आई थिंक जब बीपी लो या हाई होता है तो बहुत सारी चीज़ें, होम रेमेडी सजेस्ट की जाती हैं कि आप कॉफ़ी पी लो, नींबू पानी पी लो। तो एक्चुअल में इफेक्टिव होती हैं ये सारी चीज़ें? अच्छा, होम रेमेडीज फॉर ब्लड प्रेशर जी। अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्या करना है। लो ब्लड प्रेशर हो, बड़ी गलत धारणा है कि कॉफ़ी पिला दो तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ओके। अगर आपके मरीज को लो ब्लड प्रेशर है और वाकई में लो ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए बेस्ट यही तरीका होता है कि आप एक नींबू पानी जिसके अंदर की नमक डाल के, या कोई जूस जिस पर नमक डाल के आप दीजिएगा। ओके। ये सबसे आसान तरीका है, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी, कोई डेंजरस बीमारी हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है जो आप मिस कर रहे हैं, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी तो एक ही रेमेडी है कि आपने जो दवाई मिस करी है अपनी, वो दवाई की डोज आप लीजिएगा। ओके, सो कब बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है? क्या रेंज होता है आइडियल उसका? देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे सबको मालूम है कि 120 ऊपर का और नीचे का 80 ब्लड प्रेशर हम लेते हैं। तो उसके बाद एक ग्रेडिंग है कि अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से लेके 130 तक का हो और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 तक का हो, तो उसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, मतलब बढ़ा हुआ। ओके। फिर 130 से लेके 140 तक और 80 से लेके 90 तक, ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और अगर 140/90 से ज़्यादा है, कोई भी ऊपर वाला या नीचे वाला, 140 से ऊपर या नीचे वाला 90 से ऊपर, या दोनों
140 या 90 से ऊपर है तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। और स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन दोनों का इलाज आपको करना पड़ता है, दोनों तरीकों से, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से और दवाइयों के साथ भी। ओके। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। एक्सेलरेटेड ब्लड प्रेशर होता है जिसके अंदर कि आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा हो, या मरीज को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेसिपिटेट हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो रही है, या ब्लड प्रेशर होने की वजह से पेशेंट एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में चला गया है, या एओर्टिक डिसेक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसके अंदर की इमीडिएट आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने रेंज बता दिया है ब्लड प्रेशर का, कितना लो के लिए होता है, कितना हाई के लिए होता है। अगर किसी का 130/90 है तो क्या वो रिस्क पर है या नॉर्मल है ये? बिल्कुल रिस्क के ऊपर है। अच्छा। उसको इलाज करना पड़ेगा, हर हालत पे इलाज करना पड़ेगा, और इमीडिएटली उसको अपना जो मैंने परहेज बताए डाइट के और सारी चीज़ें वो शुरू करनी है, एंड ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड ही शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट। ओके। आपने ना काफ़ी एम्फेसिस किया कि अगर किसी का बीपी का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन हेमरेज तक की इश्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम्स तक देखने को मिलती हैं। किसी व्यक्ति को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर उनका हाई या लो रहता है, तो और क्या बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो उससे अफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, इसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो टारगेट ऑर्गन्स जो बॉडी के मेन टारगेट्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जो डैमेज होते हैं, ब्रेन जैसे आपने कहा, हार्ट, किडनीज और आइज, ये 4 चीज़ें तो मेनली डैमेज होती है, जो कि हमें रेडिली हम उसको जांच कर सकते हैं कि ये डैमेज हो रहे हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर तो सारी बॉडी में, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर तो आपकी ब्लड वेसल्स का अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो है। तो ब्लड वेसल्स तो सारी बॉडी के अंदर है, तो सारी बॉडी ही डैमेज हो रही। These are the organs which we can check and we can say that they are getting damaged. So हार्ट के अंदर, जैसे हार्ट मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शेप चेंज हो जाता है। पहले तो वो मोटा होगा, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा जोर से काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो नसों में है उसको पंप करने के लिए वो मोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर वो फेल होना शुरू करेगा, उसकी पंपिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहलाता है। उसके बाद उसके अंदर रिलैक्सेशन जो है, हार्ट की पंपिंग तो पूरी हो रही है लेकिन रिलैक्स नहीं करेगा, तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। तो जब ये स्थिति होगी तो मरीज जब चलेगा तो उसका सांस फूलेगा, और जब और आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी तो बैठे बैठे भी सांस फूलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी एल्डरली पेशेंट्स, स्पेशली जो थोड़ी ओबीज फीमेल्स हैं, कमरे से बाथरूम तक जाती है तो सांस फूल जाता है, या वापस आती है तो पसीना पसीना हो जाती है। वो सारी पेशेंट जो है हाई ब्लड प्रेशर से उनको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया होता है। फिर हार्ट के अंदर उनकी ब्लड वेसल्स, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर भी नुकसान हो जाता है, तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे ही दिमाग के अंदर क्या होगा कि ब्रेन हेमरेज तो बहुत कॉमन है, फिर दिमाग के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो बंद हो जाती है। जब वो बंद होती है तो छोटे छोटे लेकुलर इन्फार्क्ट, छोटे छोटे इन्फार्क्ट हो जाते हैं, तो स्ट्रोक हो जाएगी, सीवीए हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है उसको। उसके बाद डिमेंशिया हो जाएगा, डिमेंशिया, याददाश्त उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि दिमाग की वर्किंग जो है कम हो गई है, ब्लड वेसल्स ग्रे मैटर जो है डैमेज हो गया है, तो डिमेंशिया हो जाएगा। ऐसे ही आँखें, आँखों की रोशनी भी जा सकती है, एक्यूटली अचानक भी आँखों की रोशनी जा सकती है, बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। एक तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो हेमरेज, जैसे दिमाग में हेमरेज हो सकती है, रेटिना के अंदर जो आँखों का पर्दा है उसके अंदर भी हेमरेज हो सकती है, और आर्टरी बंद भी हो सकती है, उसके अंदर क्लॉट भी आ सकती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद उसके अंदर छोटे 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 एक्सुडेट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। सो डॉक्टर, ये जो कंडीशन है वो कितने टाइम बाद देखने को मिलती है, ये सारी जो आप कंडीशंस बता रहे हैं? देखिए, जो आइज़ की प्रॉब्लम है ये भी जल्दी आ जाती है, 4 से 5 साल के अंदर रेटिना में चेंजेस आने लग जाती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा
ऊपर रहा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक अनकंट्रोल रहा तो जल्दी आ जाएगा। अगर ये ब्लड प्रेशर आपका बॉर्डर लाइन रहा तो इट विल टेक टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल करके नीचे रखना है अगर आपने अपना टारगेट ऑर्गन डैमेज को बचाना है। ओके, सो क्या कोई ऐसे प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं डॉक्टर ताकि ये सारी चीज़ें ना हो? सिर्फ ब्लड प्रेशर, अगर कोई पेशेंट जो है वो रेगुलर अपनी मेडिसिन ले रहा है, प्रॉपर चेकअप्स करा रहा है, प्रॉपर फॉलोअप्स ले रहा है, तो भी उसको ये कंडीशंस देखने को मिलती है? देखिए, अगर आप अपना दवाई टाइमली ले रहे हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल हो रहा है, आप अपने टारगेट बीपी तक पहुंच रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपको टारगेट ब्लड प्रेशर से तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दवाई ले रहे हो फिर भी आपको सारे एहतियात सारे बरतने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था, खाने का सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, एंड देन यू शुड रिड्यूस योर स्ट्रेस एज मच एज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें। ओके, सो जो ब्लड प्रेशर की, जैसे अभी आपने बताया कि आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से फॉलो करनी है और कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके चलने हैं। हम कुछ कंडीशंस की बात कर रहे थे, आपने बताया कि हार्ट का शेप चेंज होने लगता है, मतलब वो उसकी कैपेबिलिटी जो है काम करने की, फंक्शनिंग की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो नोज ब्लीड भी होती है ब्लड प्रेशर की वजह से? हाँ जी, मैं सबको कहता हूँ कि ये नोज ब्लीड कैसे है। जैसे कि आप एक प्रेशर कुकर देखते हो तो प्रेशर कुकर के अंदर सीटी बोलती है जी। वो सीटी क्या बोलती है? सीटी बोलती है कि अंदर प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको आप अपनी आंच को बंद कर दिए, नहीं तो कुकर फट जाएगा। ट्रू। तो ऐसे ही नोज ब्लीड भगवान ने जो हमारे शरीर में रचना करी है, जो नाक की ब्लड वेसल्स है बड़ी सेंसिटिव है। अच्छा। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नाक की ब्लड वेसल फट जाती है और आपके हाथों में ब्लड आ जाता है। तो उसको देख के आप इमिडिएटली यू ट्राई टू गेट मेडिकल हेल्प। अगर सपोज करो एपिस्टेक्सिस नहीं होती, नोज ब्लीड नहीं होती, तो दिमाग की नस फट जाएगी। तो दिमाग की नस फट जाएगी, वो तो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए नोज ब्लीड, इफ देयर इज नोज ब्लीड यू मस्ट टेक ट्रीटमेंट एंड यू शुड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। सो डॉक्टर, कभी कभार ना लोग अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं या गर्मियों के टाइम पे भी नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि बीपी की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है, या ज़्यादा मीठा खाया उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, मीठा खाने से तो नोज ब्लीड नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली कई दफ़ा ख़ास तौर पे बच्चे जो है नाक के अंदर उंगली मारते रहते हैं और जो नाक की जो लाइनिंग होती है उसको आप डैमेज कर देते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। या बहुत जोर की आप अपने नाक को ब्लो करें तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है, पर मीठा खाने से ब्लीडिंग नहीं होती। ओके, सो जो गर्मी की वजह से कभी ब्लीडिंग होती है तो क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है किस वजह से? उसमें आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर कुछ नहीं करना, आपने बाकी नाक की ब्लीडिंग का इलाज करना है जैसे करते हैं। ओके, सो डॉक्टर, अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है तो बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम बात करें कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस की, अगर फॉर एग्जांपल जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं मेजर डे टू डे लाइफ में वो ऐसी कौन सी 3 बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी जान तक का रिस्क आ सकता है? देखिए, 3 अगर आप बोलें तो मैं उनको, पहली कि अपना लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं रखा, दूसरा आपने अपने आप का अपना ब्लड प्रेशर बार बार चेक नहीं कराया, और तीसरा आपने अपनी दवाई प्रॉपर्ली नहीं ली। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रखते हो, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहते हो और दवाई रेगुलरली लेते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर, बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो क्या लाइफ टाइम चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी को एस्टेब्लिश्ड ब्लड प्रेशर हो गया है तो वो दवाई बंद नहीं होगी। बहुत सारे मरीज़ हमारे कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल हो गया है,
तो मैंने दवाई बंद कर दी है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब हमारे शरीर को भूख हो जाती है, शरीर की भूख है दवाई की, और जैसे हम खाना खाते हैं भूख के लिए और भूख हमारी ख़त्म हो जाती है, अगर अगले दिन हम खाना नहीं खाए तो हो सकता है शायद 1 दिन या 2 दिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर हमें ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने 1 दिन दवाई नहीं ली तो हो सकता है कुछ नहीं हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दवाई लेनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। बहुत कम मरीजों के अंदर तक कोई सिम्टम्स आते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के, और जो सिम्टम्स आते हैं वो बड़ी लेट स्टेज में आते हैं। अर्ली सिम्टम्स कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो सिर्फ यही होता है कि पेशेंट के ऑक्सीपिट में, बैक में हेडेक हो सकता है। उसके अलावा कोई और तकलीफ एक्यूटली नहीं होती। जब अगर एक्यूटली तकलीफ हो रही है तो तब ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से बढ़ा हुआ है, तब तकलीफ होगी उसको। तो इसलिए आप अपनी दवाई को कभी नहीं छोड़े, दवाई लगातार लेते रहिए, अपने डॉक्टर को चेक कराते रहिए। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दवाइयाँ, इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दवाई लेनी पड़ेगी। एंड बाय दिस थिंग एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, द प्राइसेस ऑफ दिस, ये दवाइयों के रेट भी बहुत कम होते जा रहे हैं और अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। सो डॉक्टर, क्योंकि हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत से बात की कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिल रही है। तो यंगस्टर्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, आजकल लोगों को मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, जिसके लिए वो लोग सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना क्या हमारे ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकता है, वो उसको अफेक्ट कर सकता है? डेफिनेटली ये वर्षा, आपने बहुत अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी प्रैक्टिस में हर हफ्ते 2-3 यंग लड़कों को देखता हूं जो हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड, एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, एक पेशेंट मैंने अभी देखा था जिसका ब्लड प्रेशर 190/150 था। और उसने क्या किया था कि उसने जो कैफीन वाली ड्रिंक्स आती है, वो एनर्जी ड्रिंक्स, वो कोई 8-9 ड्रिंक्स पी गया। तो एनर्जी ड्रिंक्स आर वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट टेक देम, एब्सोल्युटली। उसके ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है, लेकिन ये लड़के हमारे मानते नहीं हैं। दूसरा, जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर गुड बट दे आर नॉट नीडेड फॉर यंग पीपल। यू शुड टेक नेचुरल प्रोटीन्स। देखिए उसके अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम प्रति किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर ये रोज 3-3, 4-4 ड्रिंक्स पी रहे हैं जिसके अंदर की 150-200 ग्राम प्रोटीन रोज का आ जाता है। उसके साथ लिक्विड इंटेक लेते, पानी की इंटेक लेते नहीं है। और आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको कि एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है उसकी वजह से, एक्यूट रीनल फेलियर, and patient was put on dialysis because of these protein supplements. अब हम इसके अंदर वो बात नहीं कर रहे जो कि जिसके अंदर कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ वो स्टेरॉइड्स भी डाल देते हैं, और स्टेरॉइड्स के साथ तो ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं अपने यंगर जनरेशन को ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ गो बाय द नेचुरल वे। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर करिएगा एक्सरसाइज, लेकिन अवॉइड दीज एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स। और जो अगर लेने हैं तो अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट्स लीजिए विदाउट स्टेरॉइड्स एंड नो कैफीन प्रोडक्ट्स। ओके, सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने कैफीन का नाम लिया, तो आजकल ना इंडियंस जो है, मोस्टली जो इंडियंस हैं उनकी शुरुआत ही चाय से होती है, कॉफ़ी से होती है दिन की। तो कितना चाय कॉफ़ी लेना दिन में सेफ होता है? देखिए, मैं एक जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि कैफीन इज बैड फॉर हार्ट। हाँ, कॉफ़ी या कैफीन, इफ it is taken in limited quantities, it is good for heart. wow. 2 या 3 कॉफ़ी के कप्स रोज के लेने, उससे हार्ट, मतलब हमने दिखाया है कि उससे आपको हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन अब हम बात करते हैं
कि जो हमारी यंगर जनरेशन आजकल क्या ले रही है, दे आर टेकिंग एरिएटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स ले रही है और साथ में सैंडविच बटर वाला ले रहे हैं। और आजकल की जनरेशन के कम से कम आधे लोगों का स्टैंडर्ड डाइट ही यही हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक और साथ में सैंडविच। दिस इज़ वेरी हार्मफुल, दिस इज़ वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट टेक इट। एरिएटेड ड्रिंक्स आर वेरी हार्मफुल, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स। और कैफीन वाले एरिएटेड ड्रिंक्स जो आ रही हैं कोला वाली, वो नहीं लेनी। दे आर ऑलमोस्ट, they are not poison, but I will say that they are not less than a poison. ओके डॉक्टर, अभी जैसे आपने एक फूड कॉम्बिनेशन बताया कि लोग आजकल ना कोला के साथ सैंडविचेस का इस्तेमाल करते खाते हैं, तो ऐसे और भी कुछ ऐसे टॉक्सिक फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर खाते हैं तो हमारा बीपी इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिवली और हमारी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में देखने को मिल सकता है? अब इसके बारे में तो अब जितने भी हमारे जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स के अंदर चॉकलेट्स के साथ एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो आपको चॉकलेट्स नहीं लेने चाहिए, बट वो इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर ये जो हम जितने नमकीन चीज़ें, छोले भटूरे और ये जो हम खाते हैं चाट पकौड़ी वगैरह, उसके साथ तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। सो डॉक्टर, हमने आई थिंक आज के सेशन में बहुत सारा कॉन्वर्जेशन किया कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यंगस्टर्स में क्यों इतनी देखने को मिल रही है और क्या लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं। हमने थोड़ा मेडिकेशंस के बारे में बात की थी। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं कि पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो मेडिसिन होती हैं क्या वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या अप्रोच रहता है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले तो मैं उसको बताता हूँ कि आपके अंदर ये ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों हुई, क्योंकि मरीज़ को ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो उसको दवाई लेनी पड़ेगी और ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी दवाई। उसके खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है। अगर वो स्मोकर है, अल्कोहलिक है, तो इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। एंड इफ़ ही इज़ लैकिंग एक्सरसाइज, तो उसको बताना है कि कम से कम 30 मिनट डेली मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, जो कि वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, डांस ऑल्सो, ये सारी चीज़ें करनी है उसको। उसके बाद फिर आती है दवाइयों की बातें। तो दवाइयाँ उनको शुरू करते हैं। अगर मैं हर मरीज़ को, अगर इनिशियली उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता, तो ये सारी चीज़ें बताकर वी वेट फॉर अ वीक और कपल ऑफ वीक्स कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। उससे पेशेंट पे कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि हाँ, मेरा इलाज, मेरे को दवाई नहीं शुरू करी जा रही है, मेरे को बिना दवाई के ही करा जा रहा है। लेकिन अगर हफ्ते 2 हफ्ते में उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो फिर हम उसको दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। और दवाइयाँ यूजली वी गिव देम वंस अ डे और ट्वाइस अ डे। पर अधिकतर जो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हमारी क्लिनिक्स में, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है, तो वी हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट एट दी अर्लीस्ट। ओके, सो डॉक्टर, हमने ट्रीटमेंट पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया है। एट लास्ट, क्या कोई सुपर फूड्स बताना चाहेंगे आप जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो सुपर फूड्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं? कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी एक बेटर तरीके से निखर के आएगी और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। मैंने बताया था कि सुपर फूड्स तो वही डैश डाइट है। टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, सैलेड एंड ये जितने भी हमारे जो होल ग्रेन्स हैं वो लेने हैं आप, पर कोई भी रेडीमेड फूड या प्रिजर्व फूड्स नहीं लेने। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू वर्षा। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से ब्लड प्रेशर के टॉपिक को हमारी ऑडियंस तक पहुंचाया है। किस तरह की डाइट उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशंस कब तक लेनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।